हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में क्लास 10th हिंदी के गद्य खंड से चैप्टर 2 ममता। ठीक है, चैप्टर 2 ममता के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यानी बोर्ड एग्जाम में जो पूछे जाते हैं प्रश्न, वह सब हम जो है पॉइंट लेकर आए हैं और उसका जो है सोल्यूशन भी यानी उसका हल भी होगा, उसके उत्तर भी दिए जाएंगे और आपको प्रश्न भी दिखा दिए जाएंगे जो बोर्ड एग्जाम 2025 में पूछे जाएंगे। ठीक है, स्पेशल आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए, बट अगर आप 2026 में भी देखते हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आइए इसको हम सब सॉल्व करते हैं। सॉल्व नहीं, पहले तो हम प्रश्न को जान लें क्या क्या जो है ममता से पूछा जाएगा। और ममता जो कहानी है चैप्टर 2 जो ममता कहानी है उसके जो लेखक हैं, ठीक है, गद्य खंड में कौन रहते हैं? लेखक रहते हैं। और इसके जो लेखक हैं आपके, वह जो है कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं। कौन है? जयशंकर प्रसाद जी। तो पहली बात तो यह है कि जब आपका ममता चैप्टर से अगर पूछेगा कुछ तो पहला तो क्या पूछेगा, देखिए क्या पूछेगा। जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय। ठीक है, जीवन परिचय क्या पूछेगा? पहला तो ये हो गया आपका जीवन परिचय। ठीक है, और उसी प्रश्न में क्या पूछेगा? उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए, यानी उनकी रचना भी लिखना रहेगा। ठीक है, ज़्यादा नहीं कुछ। देखिए, जीवन परिचय में आपको 3 अंक दिए जाएंगे और उनकी रचना लिखने के लिए 2 अंक दिए जाएंगे। टोटल हो गया आपका 5 अंक। हो गया कि नहीं हो गया? टोटल 5 अंक हो गया। इसके बाद देखिए, और ममता से क्या पूछा जाएगा? चैप्टर 2 ममता से और भी कुछ पूछे जाएंगे। क्या पूछे जाएंगे? गद्यांश पर आधारित प्रश्न। ठीक है, और इससे बहुविकल्पी प्रश्न भी पूछे जाएंगे। बट अगर हम जब पढ़ लेंगे जीवन परिचय और उनकी रचनाएं तो बहुविकल्पी भी प्रश्न जो है उसमें सॉल्यूशन हो जाएगा। अगर कोई मिलेगा तो आप सॉल्व यानी कि आप उसका आंसर दे देंगे, कुछ भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए क्या पूछा जाएगा ममता से। गद्यांश पर आधारित प्रश्न। ठीक है, पहला प्रश्न आपका दिया जाएगा, इसका संदर्भ लिखिए। दूसरा उसका व्याख्या लिखिए। फिर एक तीसरा कोई प्रश्न दिया रहेगा जो गद्यांश जो दिया रहेगा उसी में उसका आंसर रहेगा। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आपको देखना पड़ेगा कहाँ पर है। तो संदर्भ के लिए 2 अंक, व्याख्या के लिए 2 अंक और प्रश्न जो दिए जाएंगे उसके लिए 2 अंक। टोटल कितने हो गए? 6 अंक, यानी 5 और 6 टोटल आपका जो है 11 अंक का पूछा जाता है और पूछ भी सकता है। ऐसा नहीं है कि नहीं पूछेगा। ठीक है, सही है, पूछ भी सकता है। ठीक है, टोटल कितने अंक का? 11 अंक का पूछेगा। और देखिए यहाँ पर लिख भी दिए सभी प्रश्न जो होंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, यानी बोर्ड एग्जाम में आने वाले प्रश्न होंगे। ऐसा कोई प्रश्न नहीं होगा कि बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा। ठीक है, पूछेगा। 7 सेट बनते हैं। अब आपके पास कौन सा सेट जाएगा हमें तो पता नहीं है। ठीक है, इसलिए हम चैप्टर वाइज पढ़ाते जाते हैं। ठीक है, जो भी बच्चे यूपी बोर्ड से हैं या बिहार बोर्ड से हैं कोई दिक्कत नहीं, हम जो है यूपी से हैं तो हम ज़्यादातर हम कहते हैं कि यूपी बोर्ड के ही जो है अनसॉल्व भी कराते हैं और मॉडल पेपर भी यूपी बोर्ड का ही लाते हैं। ठीक है, तो यूपी बोर्ड के लिए तो बेहतर है, और अगर आप बिहार बोर्ड से हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जितने क्वेश्चन हम बताते हैं। तो आपका ये जो है ममता चैप्टर है ना, ठीक है, इसके पहले जो आपने चैप्टर 1 किया था वो क्या था? आपका मित्रता था। उसके लेखक कौन थे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी थे। अगर वो नहीं पढ़े हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, क्लिक करके जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो आते हैं हम सब। पहला जो आपका पॉइंट है क्या है? जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय, उनकी रचना है। तो किस तरह से पूछे जाएंगे हम आपको अनसॉल्व को दिखा देते हैं। देखिए, खंड ब दिया रहेगा, सॉरी यहाँ से एक खंड ब में आता है बहुविकल्पीय प्रश्न। देखिए किस प्रकार, क्वेश्चन नंबर 26 पर ही आएगा यह। ठीक है, किस पे आएगा? क्वेश्चन नंबर 26 पे आएगा। और 26 का क देखिए किस तरीके से दिया है। दिए गए लेखकों में से, ठीक है, ये जो गद्य खंड में होते हैं सब क्या होते हैं? लेखक होते हैं। दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। ठीक है, किस तरीके से दिया है इस, ये आपका अनसॉल्व है। अनसॉल्व से हम आपको दिखा रहे हैं, अनसॉल्व भी सॉल्यूशन होगा, परेशान नहीं होना आपको। देखिए, दिए गए लेखकों में से एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। और पहला जो दिया आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, अगर जीवन परिचय लिखना है तो लिखिए और एक उनकी रचना का उल्लेख भी कर देना है, बता देना है। ठीक है, उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, तीसरा पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी और चौथा रामधारी सिंह दिनकर जी। देखिए किसी किसी जो है हम पेपर में देखते हैं 4 दिया रहता है और किसी किसी में 3 ही दिया रहता है।
तीन ही यानी तीन ही लेखक को दिया रहता है उनकी जीवन परिचय और उनकी रचनाएं लिखना रहता है। तो कोई दिक्कत नहीं, आपको जितना हम तैयार करा देंगे उतना में से आ ही जाएगा। सभी तो तैयार कराना है, बट हम आपको क्या क्या बताएं, बिल्कुल अच्छे से तैयार करिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का तैयार कर लीजिएगा बेहतर से, और बेहतर से जयशंकर प्रसाद जी का तैयार कर लीजिएगा, और एक आप किनका राजेंद्र प्रसाद जी का भी बहुत पूछा जाता है, वह तैयार कर लीजिएगा, और पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी का। कम से अगर 4 आप तैयार कर लेंगे, 3 छोड़ देंगे तो उसमें से आपका मिल ही जाएगा। ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा, मिल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इस वीडियो में जो है आपका चैप्टर 2 दिया जा रहा है, इसी वीडियो में हम सब पूरा कंप्लीट पढ़ लेंगे, चाहे 1 घंटा के वीडियो होके और चाहे 2 घंटा का। बट जो है ममता चैप्टर जो है हम सब इसी वीडियो में कंप्लीट पूरा सॉल्व भी कर लेंगे। जितने क्वेश्चन दिए जाएंगे सभी क्वेश्चन जो है इसमें हम बता देंगे, और सॉल्यूशन के साथ बताएंगे। ऐसा नहीं है सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन दिखाएंगे। ठीक है, तो आइए इसमें पहले तो हम क्या करते हैं, जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय लिखते हैं। ठीक है, जीवन परिचय लिख कर रखे हुए आपको समझाना है। ठीक है, तो अगर देखिए आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। हम आपके लिए स्पेशल मैथ लेकर आते हैं, बट अपने जो है बच्चों के लिए सोचे कि हिंदी अगर नहीं होगा तो पहला पेपर आपका हिंदी का ही होता है। ठीक है, कितने अंक का पूछा देखिए। ठीक है, आते हैं अब हम सब सॉल्व करते हैं। क्या पहले किस तरीके से प्रश्न पूछे जाएंगे हम आपको बता दिए। 26 नंबर पर आता है प्रश्न। ठीक है, तो जयशंकर प्रसाद नाम लिख दिए, जीवन परिचय। अब इनका जीवन परिचय कुछ सर कहते हैं आपकी कि संक्षिप्त में यहाँ लिख दीजिए। देखिए कोई संक्षिप्त में हम कहते हैं लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको जो भी है यानी जो है आपका जहां आपको लगेगा, जहां लगेगा नहीं, यानी सुंगनी साहू जैसे ब्लैक से कर दिए। ठीक है, यहाँ पर ब्लैक से उनकी जन्म जो है ब्लैक से कर दिए, उनका जन्म स्थान जो है ब्लैक से कर दिए। ठीक है, उनके पिता का नाम ब्लैक से कर दिए, उनका मृत्यु जो है ब्लैक से कर दिए। तो एग्जामिनर जो है पूरा पेपर को पूरा यानी देखेगा नहीं, कितना बच्चों को जो है कॉपी चेक करना रहता है, यानी जो मेन पॉइंट रहता है उसको देख लेता है और थोड़ा सा पढ़ लेता है तो पहचान जाता है वैसे भी बच्चा जो है सही किया है, नंबर पूरा फुल दे देता है। तो आइए देखिए इनका जीवन परिचय किस तरीके से लिखे हैं। ज़्यादा बहुत लंबा करके नहीं लिखे हैं, बस इसमें आपको कॉपी पर लिखे हैं इसलिए लंबा लग रहा है। ठीक है, देखिए लिखेंगे जीवन परिचय। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म, पहले तो ऐसे जयशंकर प्रसाद जी का जन्म काशी में। ठीक है, यहाँ पर उत्तर प्रदेश काशी नहीं लिखे, अगर आपको लिखना रहेगा जयशंकर प्रसाद जी का जन्म यहाँ पर लिखिएगा उत्तर प्रदेश काशी के। ठीक है, अगर लिखेंगे तो लिखेंगे, नहीं लिखेंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं है। काशी में सुंघनी साहू नामक वैश्य परिवार में। ठीक है, सुंघनी साहू नामक वैश्य परिवार में 30 जनवरी 1800, ठीक है 30 जनवरी 1889 ईस्वी में हुआ था। इनके पिताजी का नाम जो है देवी प्रसाद था। इनके पिताजी का नाम क्या था? देवी प्रसाद था। ठीक है, बचपन में ही इनके माता पिता की मृत्यु हो गई। अब यहाँ पर लिख देना कोई दिक्कत नहीं, इतना भी लिखेंगे चलेगा, बट इसमें एक हम जो है पॉइंट छोड़ दिए हैं। अगर आपको याद में रहेगा तो यहाँ मत लिखिएगा, कोई बस लिखना था यही कि जो है इनके परिवार में तंबाकू का व्यापार होता था। इतना ही पॉइंट हमने छोड़ दिया है, बट कोई दिक्कत है नहीं है, नहीं लिखेंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्या बचपन में ही इनके माता पिता की मृत्यु हो गई। ठीक है, बचपन जब ये छोटे थे तब इनकी माता और पिता की जो मृत्यु भी हो गई थी। परिवार का सारा भार इनके बड़े भाई पर आ गया। ठीक है, परिवार का सारा भार जो है इनके बड़े भाई पर आ गया। ठीक है, सर्वप्रथम इनका नाम, ठीक है इनके बड़े भाई, ठीक है शंभुनाथ उनका नाम था। सर्वप्रथम इनका नाम क्वींस कॉलेज में लिखवाया गया, यानी सर्वप्रथम इनके बड़े भाई इनका नाम जो है क्वींस कॉलेज में लिखवा दिए। ठीक है, किंतु वहाँ इनका मन नहीं लगा और घर पर ही योग शिक्षकों से अंग्रेजी और संस्कृत का, ठीक है अंग्रेजी और संस्कृत का अध्ययन करने लगे। ठीक है, घर पर ही ये जो अपने योग्य शिक्षकों से अंग्रेजी और संस्कृत का ही अध्ययन करने लगे। कुछ दिन बाद इनके बड़े भाई शंभुनाथ जी भी चल बसे, यानी कुछ दिन बाद इनके बड़े भाई जो शंभुनाथ थे उनकी भी मृत्यु हो गई। ठीक है,
अब सारा भार प्रसाद यानी जयशंकर प्रसाद जी के कंधों पर था। अब देखिए, अब जितना भी परिवार का जो सारा भार था, इनके बड़े भाई चल बसे, ठीक है, अब इनके ही कंधों पर आ गया सारा भार, ठीक है, अच्छे से याद करिएगा। सारा भार इनके कंधों पर क्या था, सारा भार प्रसाद जी के कंधों पर था, ठीक है। इन्होंने 3 शादियां की। जो है जयशंकर प्रसाद जी की कितनी शादियां हुई थी, 3 शादियां हुई थी, किंतु तीनों ही पत्नियों की असमय मृत्यु हो गई। यानी तीनों पत्नी उनकी बची नहीं, बारी बारी से जितने बार शादी करते गए, एक शादी किए वो भी जो पत्नी मृत्यु हो गई, उसकी भी दूसरी भी हो गई, तीसरी, यानी इन्होंने 3 शादियां की और तीनों पत्नियों की असमय मृत्यु हो गई अचानक, समझ लीजिए, ठीक है। इस बीच इनके छोटे भाई का भी मृत्यु हो गया। यानी इनके पूरे परिवार ही जो है बारी बारी से जो है मृत्यु होती जा रही है। देख सकते हैं, ऐसे ही आपको पता चल जाएगा जयशंकर प्रसाद जी के परिवार में बारी बारी, यानी वही जो है जीवित है, उनकी पत्नी भी मर गई, उनके छोटे भाई से लेकर बड़े भाई, माता पिता सबकी मृत्यु हो गई, से केवल वही जो है अभी तक जीवित हैं, ठीक है। उसके बाद की इस बीच उनके छोटे भाई की भी मृत्यु हो गई, इस समय असामयिक मौतों से, ठीक है, इस समय असामयिक मौतों से यह अंदर ही अंदर टूट गए। अब देखिए, किसी भी के परिवार में अगर इतनी मृत्यु हो जाएगी तो वह व्यक्ति जो है अंदर ही अंदर टूट जाएगा। वही बता रहे हैं कि ये जो है अंदर अंदर ही टूट गए। संघर्ष और चिंताओं के स्वभाव को बहुत हानि पहुंची, यानी उनके संघर्ष और चिंताओं से उनके स्वास्थ्य पर बहुत हानि पहुंची, ठीक है। क्षय रोग से पीड़ित हो गए वो भी, ठीक है। क्षय रोग से पीड़ित होने के कारण 15 नवंबर 1900, इसको जो है आपको क्या करना, ब्लैक से लिख देना है, यानी मृत्यु जो है उनका ब्लैक पेन से लिख देना है, ठीक है। 15 नवंबर 1937 ईस्वी को 47 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया, ठीक है। ये 47 वर्ष के भी हुए थे अभी, और जो है इनकी चिंता, यानी आपकी क्या बताए थे यहाँ पर, संघर्ष और चिंताओं के स्वास्थ्य से को बहुत हानि पहुंची, क्षय रोग से पीड़ित हो गए। क्षय रोग से पीड़ित होने के कारण 15 नवंबर 1937 ईस्वी को 47 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया, यानी इनका भी मृत्यु हो गया। यानी कितने डेट को, 15 नवंबर 1937 को 47 वर्ष की आयु में, इतना लिख लेंगे तो बेहतर रहेगा। इसके बाद जो ये इनका हो गया जीवन परिचय, क्या हो गया, जीवन परिचय हो गया ना। अब इसके बाद जो है इनका जो है हम क्या करा देते हैं, रचनाएं, इनकी रचनाएं लिख दीजिए। इसमें मिलेगा आपको 2 अंक, ठीक है। तो इनकी रचनाएं आप लिख लीजिएगा किस तरीके से। अब देखिए, पूरा अगर आप तैयार करते हैं तो इससे अगर बहुविकल्पी प्रश्न भी पूछे जाते हैं तो आप पहचान जाएंगे भाई किसने लिखे हैं, कौन से लेखक ने लिखे हैं। इनकी मुख्य रचनाएं यहाँ पर लिख देते हैं। मुख्य रचनाएं, काव्य इनका क्या है, आंसू, कमायनी, चित्रधारा, लहर और झरना, ठीक है, याद कर लीजिए। इनका जो काव्य था, आंसू, कमायनी, चित्रधारा, लहर और झरना, ठीक है, याद कर लेंगे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि बहुविकल्पी प्रश्न पूछा जाएगा कि ऐसे करके कमायनी काव्य किनकी है, इस तरीके से पूछ लेगा। कमायनी काव्य किनकी है दे देगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, और किसी को पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, और किसी और का नाम दे देगा। तो आपको अगर पता रहेगा काव्य जो है, काव्य मुख्य रचनाएं इनकी है जयशंकर प्रसाद जी की। काव्य क्या क्या है इनकी, आंसू, कमायनी, चित्रधारा, लहर और झरना, ये सभी जो है किनके हैं, जयशंकर प्रसाद जी के। और कहानी इन्होंने क्या क्या लिखा है, आंधी, इंद्रजाल, छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप आदि। याद कर लेंगे ना, बिल्कुल दिमाग में होना चाहिए क्या क्या किनका है। ये जो जयशंकर प्रसाद जी का कहानी है, उपन्यास देखिए, उपन्यास जयशंकर प्रसाद जी का क्या क्या है, तितली, कंकाल और इरावती, जो अपूर्ण है, अभी पूर्ण नहीं हुई थी, तो इरावती लिखकर अपूर्ण भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इनका नाटक जो क्या क्या है, सज्जन कल्याणी परिणय एक में है, नहीं, सज्जन जो अलग है, सज्जन, उसके बाद कल्याणी परिणय एक में ही है, ठीक है। उसके बाद चंद्रगुप्त, स्कंदन, स्कंदगुप्त, अजात शत्रु, प्रायश्चित, जन्मेजय का नाग्य,
ठीक है। विशाखा, ध्रुव स्वामिनी अक्सर पूछा जाता है ये किनकी नाटक है, तो याद कर लीजिए जयशंकर प्रसाद जी की नाटक है। और इनका निबंध क्या 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 है, काव्य कला एवं अन्य निबंध है। ठीक है, ये हो गया आपका 5 अंक तैयार, अगर इतना तैयार कर लेंगे तब। ठीक है, हिंदी से जो है 5 अंक आपके तैयार हो गए। इसके बाद जो है हम आपसे क्या कहे थे कि गद्यांश पर आधारित प्रश्नों को करेंगे। ठीक है, एक तो आपका हो गया ये टोटल, ठीक है, जितने पूछे जाएंगे, और बहुविकल्पी प्रश्न भी तैयार हो गया चैप्टर 2 से जितना तैयार होना करना था। ठीक है, सब जितने बताए रचनाएं याद कर लेंगे तो बहुविकल्पी प्रश्न जितने भी पूछे जाएंगे अगर ममता चैप्टर 2 से, तो आपकी जो है क्या हो जाएगी, वो ममता से जितने भी पूछे जाएंगे तो आप अगर याद कर लेंगे बिल्कुल अच्छे से, निबंध क्या है, काव्य क्या है, नाटक क्या है, उपन्यास क्या है, उनका सभी याद कर लेंगे, ये इनका है सभी, तो आपका जो है पूछा जाएगा तो उसका जो है टिक ही लगाना है, बहुत आसानी से आप लगा देंगे। ठीक है, अब आते हैं, देखिए क्या करते हैं, गद्यांश पर आधारित प्रश्न। तो देख लीजिए किस तरीके से पूछा जाता है, अनसॉल्व ही है हमारे पास, पेपर तो नहीं है, आपको अनसॉल्व से ही दिखाते हैं। तो देखिए खंड ब पहले आएगा और 21 नंबर पे दिया जाएगा, किस पर, 21 नंबर पर दिया जाएगा, निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ऐसे आपका 2 गद्यांश दिया रहेगा, क ख, जो आता रहेगा आपको उसका आंसर देना है। ठीक है, जो आता रहेगा आपको उसका आंसर देना। देखिए इसमें कुसंग का जोर इसमें पूछ लिया है, आपको जो है उसमें बताए हैं, किसमें, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है यह। ठीक है, किनका यह जो है, उपयुक्त संदर्भ लिखिए, तो संदर्भ इसका लिख सकते हैं। देखिए ऐसे आपका जो है एक क नंबर डालकर क्वेश्चन दे देगा, पद्यांश दे, गद्यांश है, गद्यांश सॉरी, गद्यांश दे देगा, और पहला क्वेश्चन देगा उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, क्या है, तीसरा कुसंग की तुलना किससे की गई है, यानी 3 प्रश्न पूछ लिए हैं, यानी यही कहते हैं हम, संदर्भ पहले पूछेगा, उसके बाद उसका व्याख्या करने के लिए पूछेगा, उसके बाद एक प्रश्न दे देगा, 2 अंक इसमें, 2 अंक इसमें, 2 अंक इसमें दिए जाएंगे, यानी टोटल 6 अंक के क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत ना। तो आते हैं अब इसको भी हम सब इसको भी समझते हैं क्या क्या पूछा जाएगा, क्या क्या पूछ सकते हैं। बट देखिए इसको समझने से पहले अगर आपको पाठ पता है तब बेहतर है। क्या पाठ, पाठ का सार, अगर इसकी ममता की जो है कहानी अगर पढ़े हैं तो आपके लिए जो है रेखांकित अंश की व्याख्या करना बहुत ही आसान हो जाएगा। अगर नहीं पढ़े हैं तो आपको जो है बहुत दिक्कत की सामना करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम कहते हैं मेरी बात मानिए, कहानी को पढ़ लीजिए। हमको देखिए कहानी याद है, ममता जो है आपकी एक, हम आपको बुक से हम बताए, आपको जो है आपके पास अगर विद्या होगा, अवतार होगा, कुछ भी अगर हिंदी का खरीदे हैं तो उसमें पाठ का सार दिया जाएगा। ठीक है, क्या दिया होगा, पाठ का सार दिया होगा, उसको बेहतर ढंग से पढ़ लीजिए, या तो अगर बुक से पढ़ना है तो पढ़ लीजिए, आपके पास बुक है, क्योंकि जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक रेखांकित अंश की व्याख्या करेंगे तो दिक्कत की सामना करना पड़ेगा। अगर पढ़ लेंगे तो देखिए ममता की जो पाठ की कहानी है, ममता एक जो है लड़की है युवावस्था की, ठीक है, और उसका शादी भी हो चुका है, और उसका पति जो है, पति की मृत्यु हो चुकी है, वो विधवा हो चुकी है। ठीक है, बाल ही कन्या थी, अभी ज़्यादा उम्र भी नहीं था उसका, यानी कम से आप 20 वर्ष से कम, 20 और पहले की ज़माने में कितनी वर्षों में शादियाँ हो जाती थी, कम ही अवस्था में। तो इसकी जो है पाठ का सार हम आपको यहाँ से बता भी सकते हैं, हमको तो याद है। ठीक है, हमने एक बार पढ़ा और इसको समझ भी लिया। ठीक है, यहीं से हम पढ़ें, हम सोचें आपकी तैयारी ही करवानी है, एक बार पढ़ें, और पहले भी हम पढ़े हुए थे, ऐसा नहीं, जब क्लास 10th में हम पढ़ते थे तब भी हम पढ़े हुए थे, इसलिए कोई भी दिक्कत नहीं होता, आपको सभी सब्जेक्टों को हम बता सकते हैं। देखिए सब कहते हैं कि सब सब्जेक्टों का अलग अलग टीचर होना चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम मानते हैं आपकी बात को, लेकिन सब सब्जेक्टों के अकेले एक ही बच्चा पेपर देता, सोचिए जब बच्चा तैयारी कर सकता है सभी सब्जेक्टों की, तो टीचर क्यों नहीं सभी सब्जेक्टों को अच्छे तरीके से पढ़ा सकते हैं एक टीचर, हम कहते हैं आपसे। तो इसीलिए हम सब सब्जेक्टों को जो है आपके लिए लेकर आए, ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं होगा, बताएंगे, सबसे बेहतर बताएंगे, जो बच्चा पढ़ेगा वो समझेगा, सिर्फ और
सिर्फ और सिर्फ आपको जो है मेहनत करने की ज़रूरत है। हम बता देंगे आपको कैसे पूछा जाएगा, कैसे नहीं पूछा जाएगा, और सभी प्रश्न आपको बता दिए जाएंगे, एक भी प्रश्न छूटेंगे नहीं। मैथ की जो तैयारी हम सब कर चुके हैं, साइंस बचा हुआ, हिंदी बचा हुआ, सामाजिक विज्ञान का भी होगा, किसी का नहीं छोड़ेंगे हम, ठीक है, सबका लेकर आएंगे। इसी महीने में हम हिंदी और साइंस कंप्लीट कराना चाहते हैं, बट जो बच्चे हैं सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा दिक्कत की सामना करनी पड़ रही है हमको, ठीक है। नहीं तो अगर सपोर्ट करते हैं, जितने बच्चे जुड़े हैं ना, हमको दिक्कत नहीं है, बहुत सारे हमसे बच्चे जुड़ गए, बट वीडियो को सब लोग देखते नहीं। कम से कम अगर 5-6 हज़ार बच्चे जुड़े हुए हैं, तो 1,000 बच्चे अगर रेगुलर हमारा वीडियो देखते ना, तो हमको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता, बट नहीं देखते हैं आप सबको झूठा लगता है। जो बता देंगे वही पेपर में आएगा, ये कंफर्म है। देखिए पाठ का सार क्या है, पढ़िए। ये क्या है, ममता, पहले ही बता दिए, ममता जो एक लड़की है जिसकी शादी हो चुकी है और विधवा भी हो चुकी है, और वह जो है एक राजा के मंत्री, यानी कहाँ के राजा, रोहतास दुर्ग के राजा। रोहतास दुर्ग एक आपका राज, जहाँ पर एक रोहतास दुर्ग के एक राजा थे, उनके मंत्री की बेटी है ये ममता, ठीक है। कहानी को समझिए, ममता के मन की वेदना, ममता की जो है मन की वेदना बताने जा रहा है, ठीक है। तो इसको पढ़ लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, उसके बाद रेखांकित अंश का व्याख्या करेंगे। ममता रोहतास दुर्ग के मंत्री चूड़ामणि की एकलौती पुत्री थी। ये जो ममता थी, रोहतास दुर्ग एक स्थान है, वहाँ के एक राजा है, ठीक है। तो वहाँ के राजा कोई हैं, तो वहाँ के मंत्री मंत्री जी जो है चूड़ामणि जी हैं, ठीक है। और ममता जो है इन्हीं की एकलौती पुत्री थी। क्या थी, एकलौती पुत्री थी, जो बाल्य अवस्था में ही विधवा हो गई थी, यानी इसकी जो बाल्य अवस्था में शादी हुई थी और विधवा भी हो गई थी, ठीक है। अब देखिए, वह अपने दुर्ग के, ठीक है, वह अपने दुर्ग के यानी दुर्ग स्थान जो है कि मुख्य द्वार के पास कमरे में बैठी हुई सोन नदी, ठीक है, वह अपने दुर्ग के मुख्य द्वार के पास बैठी, क्या है, वह अपने दुर्ग के मुख्य द्वार के पास कमरे में बैठी हुई सोन नदी के उफान व प्रवाह को देख रही है। यानी अपने कमरे में जो है मुख्य द्वार पर बैठी हुई है, और सोम नदी उसके घर के बगल में है। क्या है, सोम नदी, और उसकी उफान यानी क्या कर रहा है, उसकी सोम नदी की उफान व प्रवाह को देख रही है। नहीं नदी आपका उफलता है, ज़्यादा पानी तेजी से आता है, वही देख रही है, ठीक है। वह हर पल व्याकुल रहती थी, मानो उसके हृदय के भीतर भी विचार की आंधी चल रही है, तो उसकी आंखों के निरंतर आंसू बहते थे। अब देखिए, बाली अवस्था में जो भी कन्या रहेगी, अगर विधवा हो जाएगी तो उनके मन में चिंता ग्रसित रहेगी, ठीक है। वही बता रहा है कि उसके आंखों में हमेशा निरंतर आंसू बहते रहेंगे, ठीक है। विधवा हो जाएगी तो उसके आंखों से निरंतर आंसू ही न बहेंगे, ठीक है। इस बीच उनके पिता चूड़ामणि उनके कमरे में प्रवेश किए, यानी जिस समय वो रो रही थी, यानी सोच कर रो रही थी, और क्या कुछ सोच कर, यानी बाली अवस्था में जो भी कन्या अगर विधवा हो जाए, कुछ सोच कर रोएगी ही, ठीक है। तो वो रो रही थी, उस समय जो है चूड़ामणि अपने बेटी के कक्ष में पहुंचे, ठीक है। तो किंतु ममता अपने पिता के आगमन को न जान सकी, ठीक है। जब चूड़ामणि जी यानी ममता के पिता जब उसके कमरे में प्रवेश किए, तो प्रवेश किए तो क्या है, ममता नहीं उनके आगमन, यानी जब वो आए कमरे में तो वह नहीं जान सकी। उनके पिता उसके लिए चिंतित होते हुए वापस लौट गए, यानी उसके पिताजी चिंतित हुए कमरे में जब गए, फिर उसको देखकर जो वापस कमरे से बाहर चले गए, ठीक है। अब इसके बाद जो है क्या हेडिंग है आपका, चूड़ामणि लालची स्वभाव, यानी चूड़ामणि जी लालची स्वभाव के थे, इसके बारे में बताएगा, ठीक है। तो क्या है, एक पहर बाद चूड़ामणि पुनः वापस आए, उनके पीछे 10 सैनिक चांदी के थाल में सोना लिए खड़े थे। वे कमरे में थाल रखकर चले गए, यानी उसके ममता के कमरे में थाल रखकर चले गए, ठीक है। पिता चूड़ामणि ने ममता के पूछने पर बताया कि यह उसके लिए उपहार है। जब ममता पूछी कि अपने पिता से, पिताजी इतना सोना चांदी क्यों लेकर आए हैं आप, तो उसके पिताजी कहते हैं कि यह तुम्हारे लिए उपहार है, ठीक है।
ममता बड़े बड़े थालों में सोने के ढेर देखकर अपने पिता से नाराज हो गई और उसे लौटाने के लिए कहा। ठीक है, तो उसके बाद देखिए, रोहतास दुर्ग के तोरण द्वार पर डोलियों का आगमन और ममता का गायब होना। ठीक है, यानी रोहतास दुर्ग जो स्थान है, जो जगह है, वहाँ के राजा नहीं, मतलब वो रोहतास दुर्ग के तोरण द्वार पर यानी उसके मुख्य द्वार पर डोलियों का आगमन और ममता का गायब होना, ये आपका हेडिंग है, इसे पढ़ते हैं हम। दूसरे दिन रोहतास दुर्ग यानी जहाँ पर वो जगह था जहाँ पर रहते थे सब, रोहतास दुर्ग के तोरण द्वार पर, मुख्य द्वार पर डोलियों की कतारें आ रही थी, यानी डोलियां आ रही थी, जिसमें पहले के लोग डोलियों में ही तो जाते थे। ठीक है, डोलियां आ रही थी। तब ब्राह्मण चूड़ामणि, ठीक है, ब्राह्मण चूड़ामणि जो ममता के पिता थे, से रहा नहीं गया और उसने डोलियों के आवरण खुलवाना चाहे। ठीक है, उनसे रहा नहीं गया और वो यह सोच पहुंच गए देखने कि डोलियों के अंदर क्या है। ठीक है, क्योंकि शेर शाह जो मुगल था वह क्या रोहतास दुर्ग पर आक्रमण करने वाला था और उसको जो अपने कब्जा में करने वाला था, इसलिए चूड़ामणि जी वहाँ के मंत्री थे, तो वो सोचे चेक कर लें हमें इसमें कुछ कोई, मान लीजिए जैसे आएंगे धोखा करने वाले लोग, यानी सैनिक भी तो आ सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए वो देखना चाहें, उसने डोलियों के आवरण खुलवाने चाहे, किंतु पठानों ने यानी मुगलों ने इसे महिलाओं का अपमान समझा। मतलब उसने कहा हमारे जो डोली में हमारे घर की महिलाएं हैं, अगर इसको आप लोग देखते हैं तो हमारे लिए अपमान की बात है। ठीक है, इस बात पर तलवारें निकली। जब ये चूड़ामणि जी नहीं माने, देखने के लिए जबरदस्ती करने लगे, तो मुगलों ने इस बात पर तलवार निकाल ली। आई चूड़ामणि वहीं मारा गया। ठीक है, इस बात पर तलवारें निकल आई, चूड़ामणि वहीं मारा गया, यानी चूड़ामणि को वहीं मार दिया गया। ठीक है, जो मुगल थे वो चूड़ामणि जो मंत्री थे वहाँ के, और जो ममता के पिता समझिए, उनको सब वहीं मार दिए। जब वो डोलियों को देखना चाहा अंदर क्या है, रोहतास के राजा रानी और खजाना सब शेरशाह के हाथ आ गया, यानी रोहतास के राजा रानी, रोहतास दुर्ग के राजा रानी का खजाना शेरशाह ने कब्जा कर लिया, उसका जगह जमीन सब कब्जा कर लिया, किंतु ममता उसके हाथ न लगी। यानी जो आपका ये किसकी पुत्र थी, ब्राह्मण चूड़ामणि, जो वहाँ की क्या थी, मंत्री थे, राजा के मंत्री थे, उनकी बेटी ममता शेरशाह के हाथ नहीं लगी। अब ममता की झोपड़ी शरणार्थी, ठीक है, शरणार्थी आगमन, यानी ये ममता अब कहाँ चली जाती है उसके बारे में बताएगा, कहाँ झोपड़ी डालकर रहती है। ठीक है, इस घटना के काफी समय बाद बनारस के उत्तर में धर्मचक्र बिहार में बने मौर्य और गुप्त सम्राटों की कीर्ति की स्तंभ जो अलग खंडहर बन चुके थे, वहां वृक्षों की छाया में बैठी ममता पाठ कर रही थी। ठीक है, कुछ दिन बाद तभी हताशा एक व्यक्ति जो कि मुगल शासन हुमायूं था, यानी तभी हताशा एक व्यक्ति जो कि मुगल शासक का हुमायूं था, ठीक है, ममता के सामने आया और माता मुझे आश्रय चाहिए कहकर शरण मांगने लगा। यानी ममता जो है उस समय जो उनका उम्र कुछ ज़्यादा हो चुका था। ठीक है, वो एक जगह जो है जहाँ पर बनारस के उत्तर धर्मचक्र बिहार में बने मौर्य के, वहाँ पर जो है स्तंभ अपना एक बनाया था, रहने के लिए झोपड़ी पट्टी जो ओपड़ी डाल ली थी। ठीक है, तो ये शरण मांगने लगे। कौन मांगने लगे शरण? ठीक है, हताशा एक व्यक्ति जो कि मुगल शासक हुमायूं था, ममता के सामने आया और माता मुझे आश्रय चाहिए कहकर शरण मांगने लगा। पहले तो ममता ने उसे आश्रय न देने के बारे में सोचा, परंतु बाद में अपने अतिथि की सेवा करने कर्तव्य के बारे में सोचकर उसे अपनी झोपड़ी में पानी व आश्रय देकर स्वयं के पास खंडहर में चली गई। यानी जो ममता थी उस हुमायूं को, जो भी फंसा हुआ था व्यक्ति, ठीक है, मुगल था, वो भी मुगल ही था, फंसा हुआ था, तो उसने कहा कि ममता के जो भी झोपड़पट्टी थी, हमें एक दिन इसमें आश्रय दे दीजिए माता जी, कल हम चले जाएंगे। तो ममता जो थी वह सोचने लगी इसको आश्रय दें या न दें। जो मुगल थे हमारे पिता को ही मारे थे, वो सोच रही थी इसको आश्रय दिया दें या न दें, बट वो कुछ देर सोचने के बाद सोची कि हम लोग हिंदू धर्म वाले
ब्राह्मण समाज से थी कि हम लोग हिंदू धर्म वाले जो भी हमारे अतिथि आते हैं, अतिथि देवो भव, हम सब अपने अतिथि को देवता के समान मानते हैं। उनको आश्रय तो हम जरूर, हमारा एक कर्तव्य है उनको आश्रय देना, ठीक है। तो उसके बाद उनको आश्रय देकर अपने झोपड़ी से पानी की वो आश्रय देकर स्वयं पास के खंडहर में चली गई। यानी झोपड़ी छोड़कर स्वयं पास में एक खंडहर था, वहाँ पर चली गई, ठीक है। अब देखिए सैनिकों, यानी अब उसके बाद जब वो आश्रय ले लिया हुमायूं, उसके बाद खोजने लगा किसको, ममता को, कि किसने मुझे आश्रय दिया उसका भी हम सेवा कुछ करें, ठीक है। तो उसके बाद देखिए कहा कि सैनिकों उस महिला को खोज लाइए, ठीक है। तो यही लिखा हुआ है कि सैनिकों द्वारा ममता की खोज, ठीक है। तो अगले दिन प्रातः ही बहुत से सैनिक ममता को ढूंढते हुए वहां आ गए। ममता खंडहर की ओट से सब देख रही थी। तभी उस मुगल ने उन्हें आवाज देकर बुलाया और अपने अधीन सैनिकों से कहा कि मैं उस स्त्री को कुछ दे न सका, यहाँ उसकी झोपड़ी के स्थान पर उसके लिए एक महल बनवा देना चाहते थे, ठीक है। यानी जो वो उसके बाद हुमायूं जी चाहते थे, जो जहाँ पर आश्रय किए थे, उस ममता के जो कुटी था, जो भी बना हुआ था, जो भी मकान, वहाँ पर उसने सोचा कि अब महल बनवा दिया जाएगा, हमने एक दिन यहाँ पर आश्रय लिया था, इसलिए जो है सैनिकों से ममता की खोज करवा रहा था पहले, ठीक है। उसके बाद ममता वृद्धावस्था तथा मुगल सैनिकों द्वारा झोपड़ी की खोज, यानी ममता जब वृद्धावस्था में चली गई, यानी 71 साल की हो गई, तब देखिए चौसा के मैदान में पठान और मुगलों के बीच हुए इस युद्ध के बहुत समय बीत गया। ममता का शरीर बहुत दुर्बल हो चुका था, यानी वो मरने ही वाली थी, समझ लीजिए बहुत दुर्बल हो चुका था, वह मरण अवस्था में थी, ठीक है, सही है। उसी समय एक अश्वारोही वहां आया और नक्शा देखकर वहां स्थान ढूंढने लगा। बात 47 वर्ष पुरानी थी, ठीक है। वहां पर कोई व्यक्ति आया घोड़े से और वहां की जो है लोकेशन से, यानी क्या कह रहा है, दुर्बल मरण हो। उसी समय एक अश्वारोही वहां आया, नक्शा देखकर वहां स्थान को ढूंढने लगा। बात 47 वर्ष पुरानी थी, ठीक है। तब ममता ने उसे बुलाकर बताया, मुझे नहीं पता कि वह कौन था, किंतु एक मुगल ने, यानी जब उसको क्या की, उस व्यक्ति को अश्वारोही को, जो व्यक्ति था वो अश्वारोही, वहाँ उसको बुलाया, अपने पास बुलाया। तब ममता ने उसे बुलाकर बताया कि मुझे नहीं पता कि वह कौन था, किंतु एक मुगल ने यहाँ रात बिताई थी। मैं जीवन भर अपनी झोपड़ी टूटने से डरती थी, ठीक है, डरती रही, परंतु अब मैं मृत्यु की गोद में जा रही हूँ, इसलिए नहीं दिखाई दे रहा था क्या, इसलिए अब तुम यहाँ जो चाहे, ठीक है, जो चाहे बनवाओ। यानी अब वो मरने वाली है, तो वो कह रही है कि अब हम अपने झोपड़ी से डरती थी, झोपड़ी से कि हमारी झोपड़ी टूट जाएगी, इसलिए नहीं बताती थी। अब तो मैं मरने वाली हूँ, अब चाहे हमारी जगह पर जो मन करे सो बनवाइए, ठीक है। अब अकबर के द्वारा बनवाया गया अष्टकोण मंदिर। अब समझिए अकबर कौन है भाई, हुमायूं तो उसके जो ममता थी उसकी जो है कच्छ में एक रात विश्राम किया था, यानी मदद मांगकर, ठीक है। बट ये अकबर कौन है, अकबर हुमायूं का पुत्र है, ठीक है। अब हुमायूं का पुत्र अकबर है। अकबर द्वारा बनवाया गया अष्टकोण मंदिर। जब इस कहानी को अच्छे से पढ़ेंगे पूरा बिल्कुल ध्यान से याद हो जाएगा, बुक से पढ़िएगा, ठीक है। बट इसमें अच्छे से दिया, बट कुछ काट कर भी दे दिया, लेकिन हम आपको सब बता रहे हैं। उसके पश्चात वहाँ पर एक सुंदर अष्टकोण मंदिर बनवाया गया, ठीक है। उसके पश्चात माता की मृत्यु हो जाती है, उसके पश्चात वहाँ एक सुंदर अष्टकोण मंदिर बनवाया गया और उस पर लिखवाया गया, संतो देश के राजा हुमायूं ने एक दिन यहाँ विश्राम किया था। उस पर लिखवाया गया, संतो देश के राजा हुमायूं ने एक दिन यहाँ विश्राम किया था। उसके पुत्र अकबर ने उनकी याद में यह गगनचुंबी मंदिर बनवाया है, किंतु
कि बात यह थी कि उसमें ममता की कहीं नाम ही नहीं था। ठीक है, वहाँ पर मंदिर बना, सब कुछ बना, जो है उनको क्या क्या बोलते हैं, हुमायूं जी का नाम पड़ा कि यहाँ पर हुमायूं जी ने एक रात बिताई थी, संतों के राजा हुमायूं जी ने एक रात, बट वहाँ पर जहाँ मंदिर बना वहाँ पर उनकी चर्चा नहीं की गई, जिस ममता ने उस हुमायूं को वहाँ पर स्थान दिया था एक रात विश्राम करने के लिए। अगर ममता चाहती तो हुमायूं को नहीं रहने देती, क्योंकि हुमायूं जो ऐसे राजा थे, अगर ममता कहती आपको यहाँ नहीं मिलेगा जगह विश्राम करने के लिए, तो हुमायूं वहाँ से चला जाता, कोई जोर जबरदस्ती नहीं करता। बट उसने अपने क्या है अतिथि का जो है सम्मान करते हुए कहा कि आप बिल्कुल रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट उसके जब अकबर ने वहाँ पर मंदिर बनवाया, कोई मंदिर, क्या मंदिर का नाम, अष्टकोण मंदिर बनवाया, तो उस पर बस लिखवाया यहाँ पर संतों के राजा हुमायूं एक दिन विश्राम किए थे। ठीक है, बट उसमें ममता का कहीं नाम नहीं था। ठीक है, यही आपका कहानी था। इस कहानी को बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि इसको जब समझ लेंगे तभी तो क्या करेंगे गद्यांशों पर आधारित प्रश्नों को बहुत ही आसानी से कर लेंगे। ठीक, क्या कर लेंगे, गद्यांशों के प्रश्नों को बहुत ही आसानी से कर लेंगे। समझ पा रहे हैं मेरी बातों को ना? ठीक है, तो अब आते हैं हम सब क्वेश्चन को करने। सभी जीवन परिचय हो गया, पाठ का सार पढ़ लिए एक ही दिन में, और एक ही दिन में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो भी हम करवा देते हैं। तब आप सबकी जो है हिंदी की चैप्टर 2 की पूरी तैयारी हो चुकी है। समझ लीजिए, जितना बार मन करे उतना बार देखिए वीडियो को, तैयारी आपकी बेहतर होती जाएगी। ठीक है, समझ गए। अब लाते हैं गद्यांशों पर आधारित प्रश्न, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ये वाला पॉइंट हो गया। पाठ का सार भी पढ़े हैं। ठीक है, पाठ का सार पढ़ेंगे तभी तो हम गद्यांशों पर आधारित प्रश्न कर पाएंगे। अब हम सब करेंगे गद्यांशों पर आधारित प्रश्न। तो इसमें का जो है जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको करेंगे। तो पहला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हम आपको दिखा देते हैं, क्योंकि जो है इसमें बुक से ऐसा मत सोचिए अवतार से ही निकालते हैं, ऐसी बात नहीं। बट उसमें आंसर बहुत बड़ा दिया रहता है, उतना आंसर नहीं आपको देना है। ठीक है, जितना बड़ा वो दिया रहता है। अब आइए हम आपको पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दिखा देते हैं। यह क्या है, आपका पहला क्वेश्चन है, और किस चैप्टर का है, चैप्टर जो है आपका 2 ममता। ठीक है, ठीक है, ममता चैप्टर से जो है आपका अभी प्रश्न जो लेकर आए हैं गद्यांश पर आधारित, अभी सिर्फ और सिर्फ पहला क्वेश्चन है, इसलिए कर डाले हैं। ठीक है, तो इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पढ़िए। रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता। ठीक है, यानी रोहतास जो स्थान था वहां पर प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता सोन नदी के तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह को देख रही थी। ठीक है, ममता विधवा थी, ममता जो थी विधवा थी। उसका यौवन यानी उसकी जो है उम्र, यानी जिस अवस्था में थी वह यौवन सोन नदी के समान उमड़ रहा था। ठीक है, सोन नदी के समान उमड़ रहा था। मन में वेदना, मस्तक में आंधी, आंखों में पानी। ठीक है, मन चिंतित था, मन में वेदना था, आंखों से क्या उसके बाद कह रहा है मस्तक में आंधी, दिमाग में आंधी की तरह चलता था। ठीक है, घबराहट सी होती थी, आंखों से पानी निकलते यानी रो रही थी। ठीक है, वह सुख के कंकड़ शयन में वह सुख के कंकड़ शयन में विकलती, यानी सुख उसके जो थे उसको कांटे के समान लगते थे, क्योंकि वह विधवा थी ना। ठीक है, विधवा की जो परेशानी होती है वही सब समझ सकती हैं, और कोई तो समझेगा नहीं। उसको जो इतने सारे उसके पास पैसे, धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। ठीक है, उसके बारे में कह रहा है। आपको इसी गद्यांश का जो व्याख्या भी करना पड़ेगा, इसलिए बता रहे हैं। ठीक है, कंटक शयन में विफल थी। वह रोहतास दुर्गपति के मंत्री चूड़ामणि की अकेली दुहिता यानी पुत्री थी। दुहिता का मतलब पुत्री थी। ठीक है, फिर उसके लिए कुछ अभाव होना असंभव था, परंतु वह विधवा थी। हिंदू विधवा संसार में सबसे तुच्छ निराश्रय प्राणी है, तब उसकी विडंबना का कहाँ अंत था।
ठीक है, ये हो गया आपका गद्यांश। अब गद्यांश को देखिए क्या क्या करने के लिए कहेगा। पहले पहले हम बताए थे, पहला तो कहेगा उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। ठीक है, उपरोक्त गद्यांश का आपको क्या लिखना है, संदर्भ। दूसरा क्या लिखना है, गद्यांश रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, यानी ये जो रेखा खींची गई है सिर्फ और सिर्फ इसकी ही व्याख्या करना है, ये नहीं पूरा पूरा ही व्याख्या करना। नो 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 नो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, समझिएगा, जितने रेखांकित अंश किए गए हैं सिर्फ और सिर्फ उतने को ही व्याख्या करना है। ठीक है, उसके बाद क्या, गद्यांश में हिंदू विधवा की स्थिति कैसी बताई गई है, यह इसका आंसर। कहे थे ना, इसका वो संदर्भ लिखना है, गद्यांश को रेखांकित अंश की व्याख्या करना, और एक क्वेश्चन भी दिया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर इसी में रहता है भाई साहब। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना, इसी में रहता है, कोई दिक्कत नहीं होगा। और इसका आंसर हम लेकर आए हुए हैं, इसको बहुत ही आसानी से आपका सॉल्यूशन होगा। ठीक, कोई दिक्कत भी नहीं होगा। तो देख सकते हैं इसका आंसर, इस पहले का आंसर, उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो उपरोक्त गद्यांश यानी प्रश्न नंबर क का पहले का उत्तर इस तरीके से डाला जाता है। अगर आपको इधर और जगह देखिए, आप जब पेपर देने जाएंगे बोर्ड एग्जाम, तो आपको लेना 1 इंच पटरी, कम से इतना जगह तो आपको जो है एक लाइन खींच लेना, और बढ़ाकर इतना जगह लाइन खींचिएगा। ठीक है, और उस लाइन को इस तरह से रिपीट कर दीजिएगा, बिल्कुल अच्छे से करना है भाई साहब। ठीक है ना, तो देखिए अब इसका आंसर हम सब करेंगे। प्रश्न नंबर क का पहले का उत्तर ऐसे डालेंगे, और संदर्भ में ऐसे लिखेंगे। ठीक है, ब्लैक पेन से। उसके बाद जो है क्या लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक। ठीक है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, फिर इसको हम ब्लैक से लिख लेंगे हिंदी, के को फिर ब्लू पेन से लिखेंगे, के गद्य खंड, फिर इसको हाईलाइट कर लेंगे गद्य खंड को। ठीक है, गद्य खंड में संकलित ममता नामक, ममता को फिर हाईलाइट करेंगे, पाठ का नाम है ममता नामक पाठ से लिया गया है। ममता नामक कहानी भी कह सकते हैं, क्योंकि कहानी है आपका, ममता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक जयशंकर प्रसाद, इसको भी हाईलाइट करना है, जयशंकर प्रसाद जी के नाम को। जो भी ब्लैक पेन से, उसको ब्लैक पेन से ही लिखना पड़ेगा आपको। जब ऐसे लिखेंगे ना, तो क्या सोचेंगे, जो एग्जामिनर चेक करेंगे वैसे ही नंबर आपको दे देंगे, आपकी सफाई और आपकी जो है लिखने के तरीके को देखकर। ठीक है, जयशंकर प्रसाद जी है। अब ये तो आपका हो गया संदर्भ, इस पहले का आंसर। ठीक है, अब दूसरे का आंसर, गद्यांश रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। यहाँ से रेखांकित है, कहाँ से है जी, उसका यौवन सोम नदी के समान उमड़ रहा था। देखिए, जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि ममता के यौवन सोम नदी प्रबल वेग की तुलना करते हुए, यानी जयशंकर प्रसाद जी जो है ममता की यौवन, यानी यौवन का मतलब जवानी को सोम नदी के प्रबल वेग से तुलना करते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार सोम नदी अपने तेज बहाव से उफनती हुई बह रही है, सोम नदी जिस प्रकार अपने तेज बहाव से उफनती हुई बह रही है, उसी प्रकार ममता का यौवन भी पूर्ण रूप से अपने उफान पर है। ठीक है, यानी उसकी जो उम्र थी उसके उस समय भी उसके उफान पर थी। ठीक है, यौवन मतलब जवानी होता है। ममता रोहतास दुर्गपति के मंत्री की एकलौती पुत्री थी यहाँ पर रहेगा, है लिखा जा चुका है, इसको काटिए, एकलौती पुत्री थी, जो कि बाल विधवा है, जो कि बाल विधवा है। ठीक है, उसके मन मस्तिष्क के दुख रूपी आंधी तथा आंखों से आंसू बह रहे थे। उसका मन भिन्न प्रकार के विचार के भावों से आंधी भरा हुआ है। ठीक है, इसके बाद भी कुछ लिखे हुए हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं है। ठीक है, इसके बाद जो लिखे हुए हैं क्या है, उसकी स्थिति कांटों के सया पर सोने वाले व्याकुल व्यक्ति के समान है। ठीक है, अर्थात जिस प्रकार कांटों का सया पर सोने वाला व्यक्ति हर समय व्याकुल रहता है, उसी प्रकार सभी प्रकार के दिखाई दे, सभी प्रकार के भौतिक सुख संसाधन से वह परिपूर्ण होते हुए ममता का जीवन कष्टों के परिपूर्ण था। समझ रहे हैं ना, यहाँ पर व्याख्या कर रहा है कि रोहतास चूड़ामणि अकेली दुहिता थी, इतना हो गया, उसके कुछ अभाव से संभव था। ठीक है, यहीं पर कहीं पढ़े हैं, ध्यान से नहीं। ठीक है, वेदना मस्तक
आंधी थी सुख के कंटक शयन में विकलती, उसी का व्याख्या, उसकी स्थिति कांटों के सये पर सोने वाले व्याकुल व्यक्ति के समान थी। अर्थात जिस प्रकार कांटों का सया पर सोने वाला व्यक्ति हर समय व्याकुल रहता है, उसी प्रकार के भौतिक सुख संसाधन उसके पास थे परिपूर्ण होते हुए भी ममता के जीवन में कष्टों से परिपूर्ण है। ठीक है, ममता का जीवन कष्टों से परिपूर्ण है। उसके बाद यहाँ से देखिए, हिंदू विधवा संसार में सबसे तुच्छ प्राणी, उसका हो रहा है ये व्याख्या। हिंदू समाज में विधवा स्त्रियों के संसार का सबसे तुच्छ प्राणी माना जाता है। प्रत्येक विधवा स्त्री को विभिन्न प्रकार का कष्ट सहने पड़ते हैं तथा समाज में अनेक प्रतिबंधों का सामना करना पड़ता है। देखिए, किसी भी, ये आपका रेखांकित अंश है, इसका व्याख्या कुछ लंबाई कर दिए, बट देखिए इसको बिल्कुल ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। जरूरी नहीं है कि जैसे हम लिखे वैसे, अगर जो आपको याद होता है बोर्ड एग्जाम में, अगर पूरा फुल याद होता है तो फुल को लिखिए, अगर नहीं याद होता तो बिल्कुल उसको 2-3 बार पढ़ लीजिए। ठीक है, मेरी बातों को समझिए। 2-3 बार जब पढ़ेंगे तो आपको जो है बेहतर से समझ में आएगा। तो अगर आएगा तो अपने से कुछ जो है बनाकर भी लिख लेंगे, बट पहले आपको लिखना है कि जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं, 1-2 लाइन का जो है रेखांकित अंश की व्याख्या बिल्कुल सही करनी चाहिए। ठीक है, अब आते हैं हम सब अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो है आपका क्या है, रेखांकित अंश का व्याख्या हो गया। उसके बाद गद्यांश के हिंदू विधवा की स्थिति कैसी बताई गई है। ठीक है, हिंदू विधवा की स्थिति कैसी बताई गई है उसको जो है आंसर देख सकते हैं। पहले का, दूसरे का क्या है, तीसरा। पहले का प्रश्न नंबर क का तीसरा है ना, यह तीसरा है। ठीक है, बहुत ही आसानी से आंसर। उपरोक्त गद्यांश में ऐसे ही आपको लिखना है, या गद्यांश में लिख सकते हैं। उपरोक्त गद्यांश में हिंदू विधवा की स्थिति जो है दयनीय, शोचनीय, तुच्छ और उस प्राणी के समान बताया गया है जिसे कोई आश्रय नहीं, क्या है, जिसे कोई आश्रय नहीं देना चाहता है। वह तरह तरह के दुख सहने के लिए विवश होती है, उसी को बताया गया है। क्या बताया गया है, हिंदू विधवा की स्थिति कैसी होती है, यही बताया गया है। पढ़ लीजिए, बिल्कुल ध्यान से इस आंसर को याद कर लीजिए। ठीक है, देखिए आंसर तो उसी में रहता है जो तीसरा दिया रहता है, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये आपका एक क्वेश्चन जो हुआ हमारा सॉल्व हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए, और सबसे जो है बेहतर तैयारी करनी है आपको। ठीक है, समझ में आ रहा है ना आप सबको। तो ये आपका हिंदी का क, यानी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को हमने लिख लिया, और ये भी क्या है, हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको बिल्कुल तैयार कर लेना है। जो भी बता रहे हैं थोड़ा तेजी से इसलिए बताते हैं क्योंकि अन्य सब्जेक्ट की भी तो तैयारी करनी है, इसलिए लिख कर ला देते हैं, समझा देते हैं। इसको लिख कर समझाएंगे तो इतना लंबा वीडियो हो जाएगा कि बता भी नहीं सकते, बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, इसको लिखने में कितना समय लगता है हम समझते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी हमारे पास उतना व्यवस्था तो है नहीं कि आपको जो है डिजिटल बोर्ड पे लिखवा दें, बस सिर्फ और सिर्फ समझाने का रह जाए। ठीक है, हो जाएगा, अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो सब व्यवस्था कर लेंगे अगले साल तक, बट आप सबकी सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर आप सब नहीं सपोर्ट करेंगे तो आपके जो पीछे वाली क्लास हैं तो वो सब जो है MMK स्टूडियो के चैनल के माध्यम से कैसे पढ़ेंगे। ठीक है, तो बेहतर तैयारी के लिए अपने भी और अपने दोस्तों को तैयारी करने के लिए ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें। ठीक है, और जो है इस वीडियो को यहाँ तक देख लिए तो एक लाइक जरूर करिएगा। अब हम सब आते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे पर, ममता के। यह तो आपका ख नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ममता चैप्टर से क्वेश्चन नंबर दूसरा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गद्यांश पर आधारित प्रश्न। ठीक है, तो इसको सबसे पहले पढ़ लीजिए, जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहले तो इसको पद्यांश को पढ़िए। क्या पद्यांश क्या कह रहा है कि हे भगवान, तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता के इच्छा के विरुद्ध इतना साहस पिताजी, क्या भीख मांग, यानी क्या भीख न मिलेगी। यानी ममता कह रही है कि विपदा भरे दिनों के लिए इतना सारा आयोजन अभी से ही, यानी इतना सोना चांदी अभी से ही, ठीक है, अच्छा नहीं है। रिश्वत में लिया गया इतना सारा सोना लेकर ईश्वर से इच्छा के विरुद्ध कार्य का अपमान किए हैं आप। ठीक है, तो इसके बाद इसके आगे क्या कह रहा है कि क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर न बच रहा जाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे न सके। यानी ममता कह रही है अपने पिताजी से, उसने
क्या किए हैं कि लालच के स्वभाव में उतने कुछ कुछ सोने चांदी जो है रिश्वत के रूप में ले लिए। तो ममता कह रही है कि अगर हमको जो है शहंशाह इस पर कब्जा कर ले, यानी क्या रोस्ता दुर्ग है ना उस स्थान का नाम जहाँ के वो मंत्री थे, अगर कब्जा कर ले तो क्या हम ब्राह्मण को यहाँ पर भारत में इतने हिंदू नहीं है जो हमको 2 मुट्ठी अन्न देकर हमारा पेट ना भर सके। उसके बाद देखिए क्या क्या आ रहा है कि यह असंभव है, फेर दीजिए पिताजी, यानी वो कह रही है जो रिश्वत लिए हैं यह फेर दीजिए पिताजी। मैं कांप रही हूँ, इसकी चमक आंखों को अंधा कर रही है, यानी मैं इसको देखकर कांप रही हूँ और इस सोने चांदी की चमक जो है मेरी आंखों को अंधा कर रही है, ममता कह रही है। इसके पिताजी बोले मूर्ख है, कहकर चूड़ा जी चले गए। उसके पिताजी जो थे ममता के, उसने बोला ममता को मूर्ख है, यह कहकर चूड़ामणि जी चले गए। तो अब इसके बाद क्वेश्चन है, ये तो आपका गद्यांश हो गया, ठीक है, और उसमें व्याख्या करके भी बता रहे थे हम, बट आप समझे होंगे कि नहीं आपके ऊपर है। बट जो है अभी हम जो व्याख्या भी की है, देखिए पहला क्वेश्चन का उपयुक्त तो गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ में इसके पहले क्वेश्चन यानी ममता चैप्टर से जो है हमने एक क्वेश्चन और कराए थे, क्या आपने वह देखा है? नहीं देखे हैं? देखे हैं कि नहीं एक बार जो है बताइए जरूर, देखे हैं कि नहीं देखे हैं, ठीक है। संदर्भ आपको वही लिखना है जो पहले इसके जस्ट पहले क्वेश्चन किए थे, पहला वाला ममता चैप्टर से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। संदर्भ बिल्कुल वही लिखना है, क्योंकि इसमें यानी क्या लिखना है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के ब्लैक पेन से हाईलाइट करना है इसको, हिंदी, ठीक है, कि गद्य खंड को फिर हाईलाइट करना है। में संकलित ममता नामक पाठ से लिया गया है, यानी पाठ से लिख कहिए या कहानी से कहिए, ठीक है, पाठ भी लिख सकते हैं कहानी भी लिख सकते हैं। कहानी से भी ज़्यादातर लोग लिखते हैं, बट यहाँ पाठ हमने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। कहानी से लिया गया है। इसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। यह हो गया किसका, यह जो दूसरा प्रश्न का पहला जो आपका क्वेश्चन देगा ये हो गया। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या दे रहा है, गद्यांश का रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जो रेखांकित अंश है ये रेखांकित अंश, फिर ये रेखांकित अंश, सिर्फ और सिर्फ इनकी व्याख्या करना है। अगर आपको पूरा आ रहा है तो पूरा व्याख्या कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। अगर समझ में आपको पूरा आ गया तो पूरे जो है अंश की जो है पूरे गद्यांश का आप व्याख्या कर दीजिए। आपको 2 ही अंक मिलेंगे, देखिए 2 अंक इस पर मिला आपका, 2 अंक इस पर मिलेगा और 2 ही अंक इस पर मिलेगा इस क्वेश्चन पे। टोटल कितने, 6 अंक मिलेंगे, ठीक है। इस जब क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका, और 6 अंक, और बहुत बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि नहीं पूछेगा यह क्वेश्चन। किसी न किसी 7 सेट बनेंगे, किसी न किसी सेट में यह क्वेश्चन जरूर पूछेगा, 100% पूछेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं। अब हमें नहीं पता किसके पेपर में आएगा, क्योंकि 7 सेट बनते हैं यूपी बोर्ड का, ठीक है। अब किसी सेट में देगा यह क्वेश्चन, कंफर्म है। अब जिसके सेट में आ जाएगा तो बेहतर है, ठीक है। और इसके पहले वाले क्वेश्चन को भी तैयार करिए, ठीक है, जो इसके जस्ट पहले बताएं। जितने क्वेश्चन हम बताएंगे आप चैप्टर वाइज तैयार करेंगे, आपकी कंप्लीट तैयारी सबसे बेहतरीन होगी, आप विश्वास करिए, बस आप तैयार करिए। अब रेखांकित अंश की व्याख्या हम करते हैं, तो जितना जो है आपका क्या कहता है रेखांकित अंश का ही व्याख्या करेंगे, टोटल नहीं करेंगे, ठीक है। टोटल आप कर सकते हैं, कहानी को पूरा अच्छे से हमने पढ़ के यानी पाठ का सार भी पढ़े हैं, पता है ना ये सब कब पढ़े हुए थे। देखिए क्या है आपका इसकी व्याख्या, प्रश्न नंबर 2 गद्यांश की रेखांकित अंश की व्याख्या हम सब करने जा रहे हैं। प्रश्न नंबर ख का दूसरा का उत्तर, ठीक है। व्याख्या यहाँ पर लिख देना चाहिए था कि प्रस्तुत गद्यांश में जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं, विपदा भरे दिनों में यहाँ पर नहीं लिखे हैं, छूट गया है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए कभी भी रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिएगा तो लिखिएगा गद्यांश, प्रस्तुत गद्यांश में जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि, ठीक है, उतना लिख देना है, ठीक है। या सभी में नहीं, यानी पता चले किसने यह लिखा है, लेकिन लेखक का नाम पता चल जाए उनका ही लिखना है कि प्रस्तुत गद्यांश में, इसमें कहना है प्रस्तुत गद्यांश में जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि विपदा भरे दिनों के लिए इतना सारा आयोजन अभी से यह अच्छा नहीं है, ठीक है। रिश्वत में लिया गया इतना सारा सोना लेकर अपने ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध
कार्य और उसका अपमान किया है। ठीक है, अपने पिता से कह रही, कौन, ममता कह रही है। यदि ईश्वर की इच्छा से दुख मिलने वाला है तो हमें उसे सहने के लिए संघर्ष करना चाहिए। यहाँ तक हो गया। ठीक है, अब इसके बाद फेर दीजिए, पिताजी कह रही है ना वह, यहाँ तक संघर्ष करनी चाहिए। कहाँ तक पढ़े हैं? दुख मिलने वाला हो तो हमें उस सहने की संघर्ष तैरना सहर्ष तैरना चाहिए, से संघर्ष करना नहीं, सहर्ष तैरना चाहिए पिताजी। ठीक है, उतना हो गया। क्या मंत्रित्व न रहने पर भी हमें पेट भरने के लिए कम से कम भीख तो मिल जाएगी। इस रिश्वत के लिए, इस रिश्वत की अपेक्षा हमें भीख मांगकर जीवन जीना अधिक उचित है। इस पृथ्वी पर उस समय भी बहुत से हिंदू ऐसे होंगे जो हम ब्राह्मणों को 2 मुट्ठी अनाज भीख में दे देंगे। ठीक है, और यहाँ से आप बना लीजिएगा। फिर इतना हो गया आपका पूरा व्याख्या। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पढ़ लिए हैं कि नहीं? उसके बाद जो है क्वेश्चन आपका क्या है, उपर्युक्त गद्यांश किस कार्य को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया है? यानी उपर्युक्त गद्यांश किस कार्य को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया है, कि यही बताया है? इसका आंसर भी लिखे हुए हैं क्वेश्चन नंबर ख के तीसरे का। ममता के पिता चूड़ामणि मुगलों द्वारा उत्कोच यानी रिश्वत लेना परम पिता की इच्छा के विरुद्ध बताया। यानी इस क्या है, रिश्वत लेना परम पिता के इस क्या है, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध बताया गया है। ठीक है, याद कर लीजिएगा। यह क्वेश्चन जो है पूछा जाता है, बिल्कुल अच्छे तरीके से याद हो जाएगा कि नहीं हो, याद हो जाएगा। एक बार जो है कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। अब आपका आ रहा है क्या, क्वेश्चन नंबर तीसरा। इसमें 3 ही क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे और तीनों क्वेश्चन हम लोगों ने कर लेंगे। ठीक है, 2 क्वेश्चन कर चुके, तीसरे क्वेश्चन पर आते हैं। इसको बिल्कुल बेहतर से समझिएगा। ठीक है, ये भी आपका गद्यांश पर ही आधारित प्रश्न है। यह तीसरा है, ग नंबर डाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, समझिएगा बिल्कुल बेहतर से, मेरी बात मानिए, इसको तो तैयारी कर लीजिए। ठीक है, क्या है आपका क्वेश्चन, अश्वारोही मतलब अश्वारोही पास आया। ठीक है, अश्वारोही पास आया, हम सब पढ़े हैं जब पाठ का सा। तो अश्वारोही किसके पास गया था? ममता के पास। ममता बुलाई थी, वो भी जब बुजुर्ग हो गई थी, 70 वर्ष के करीब, 70 वर्ष की हो गई थी, तब बुलाई। अश्वा यानी घोड़सवारी को। अश्वारोही गया और वहां पर ढूंढने लगा राजा साहब कहाँ एक दिन विश्राम किए थे। वही कहानी है ना। अश्वारोही के पास ममता ने रुक कर कहा, मैं नहीं जानती कि वह शहंशाह था या साधारण मुगल। ठीक है, मैं नहीं जानती कि वह शहंशाह था कि या साधारण मुगल जो उसकी कुटिया में एक दिन विश्राम किया था। वह बता रहा है कहानी पर एक दिन वह इस झोपड़ी के नीचे रहा। ठीक, मैंने सुना था कि वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था। मैंने आजीवन अपनी झोपड़ी खोदे जाने के डर से भयभीत रही। भगवान ने सुन लिया, मैं आज इसे छोड़कर जाती हूँ, यानी मरने वाली है। तुम इस मकान बताओ या तुम इसका मकान बनाओ या महल, मैं अपने चीर विश्राम गृह में जाती हूँ, यानी भगवान के पास जाती हूँ, कोई दिक्कत। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन क्या आपका देगा, जब आपका गद्यांश ऐसे दे देगा, क्वेश्चन दे देगा उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ में जस्ट इसके पहले भी बताएं, यानी जब इसी चैप्टर से पूछा जाएगा तो वही संदर्भ लिखाएगा। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी को क्या हाईलाइट करना है, हिंदी के गद्य खंड में संकलित ममता नामक कहानी से लिया गया है। इसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। इतना तो जब याद नहीं होगा तो आप कैसे करेंगे भाई, इतना तो याद ही होना चाहिए आपको बिल्कुल बेहतर ढंग से। संदर्भ कंप्लीट 2 अंक मिल जाएंगे आपको। ठीक, 2 अंक मिलेंगे। फिर रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। 1 सेकेंड, आपको रेखांकित अंश की व्याख्या जो है हमने करके रखा और बहुत ही अच्छे तरीके से इसको किए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ग का दूसरा देख सकते हैं। इसका जो व्याख्या आप कहा कि रेखांकित अंश का ही व्याख्या कीजिए, आपके ऊपर है। ठीक है, आप चाहें अगर आपको जहां से आ रहा है हम यहीं से व्याख्या कर देते, बिल्कुल शुरू से लेकर
यहाँ तक, महल तक, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप जहाँ से चाहे तहाँ तक कर सकते हैं, बट रेखांकित अंश की व्याख्या करना अनिवार्य है। कहा रहता है ना कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो देखिए शुरू से करते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक, ठीक है, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि जब घुड़सवार, अश्वारोही मतलब घुड़सवार, ममता के पास आकर रुका तो ममता ने वो घुड़सवार से बताया कि मैं नहीं जानती वह व्यक्ति कौन था। ठीक है, किस तरीके से बनाया गया है कि प्रस्तुत गद्यांश लेखक जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि जब घुड़सवार, ठीक है, ममता के पास आकर, ये अश्वारोही पास आया, यानी किसके पास, ममता के पास, ठीक है, ममता के पास आकर रुका तो ममता ने घुड़सवार से बताया कि मैं नहीं जानती कि वह व्यक्ति कौन था, ठीक है, लेकिन मैं नहीं जानती वह व्यक्ति कौन था, लेकिन मैंने सुना था कि वह व्यक्ति अपने अधिकारियों को यह आदेश दे रहा था कि झोपड़ी को तोड़कर एक अच्छा सा मकान बनवा दिया जाए। मैंने जिस दिन से उसकी यह बात सुनी थी तब से अपनी झोपड़ी के टूटने के डर से, ठीक है, भयभीत रही। जिस झोपड़ी में मैंने अपने जीवन के इतने बरस गुजारे हैं वह न जाने कब टूट जाएगी और मैं बेघर हो जाऊंगी। ठीक है, यानी जो राजा है उस घर को ढूंढ रहा था जहां पर रहता था, और उस ममता को भी ढूंढ रहा था कि उसने एक दिन विश्राम दिया था हमको और वहां पर एक मकान बना दिया जाएगा। बट ये जो ममता है वो डर रही थी कि उस मकान को खोद कर, उसको तोड़ कर कहीं हमको न मकान मिले, मैं घर से बेघर हो जाऊं तो कितना परेशानी आ जाएगी। ठीक है, घर से बेघर हो जाऊंगी, किंतु ईश्वर ने मेरी प्रार्थना सुन ली और अब तक मेरी झोपड़ी सुरक्षित है। अब जबकि मेरी मृत्यु निकट है और मैं अपनी झोपड़ी को छोड़कर ईश्वर की शरण में जा रही हूँ, तब यहाँ चलो, यहाँ चाहो मकान बनाओ या महल बनाओ, यह जो है आपको क्या करना पड़ेगा, इसको एक बार और पढ़िएगा, मेरी बात को मानिए। कोई बच्चा नहीं याद कर सकता, चाहे एक बार नहीं 100 बार समझाया जाए। ठीक है, इसको एक बार बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा। सब आपको PDF मिलेगा। किस पर मिलेगा, आपको व्हाट्सअप करना है कि 90 26 20 66 20 पर व्हाट्सअप करना है। बिल्कुल फ्री में आपको PDF मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ कहना है कि सर हमको व्हाट्सअप चैनल का लिंक भेज दीजिए। आपको व्हाट्सअप चैनल का लिंक भेज दिया जाएगा। लिंक पर क्लिक करके व्हाट्सअप चैनल को फॉलो कर लीजिएगा। फॉलो कर लेंगे तो वहाँ पर जो है आपके PDF मिलते रहते हैं। सभी जो भी इस समय जो आपको बताया जाएगा, तुरंत वहाँ पर आपको PDF दिया जाएगा। आपको क्या करना है, चैप्टर वाइज, ठीक है, चैप्टर वाइज जो है आपको क्या करना है, अपना अलग अलग उसको PDF को डाउनलोड करके रख लीजिएगा। ठीक है, और चैप्टर वाइज अलग अलग करके आप फाइल बनाकर रखिएगा, ताकि आपको जो है बेहतर तरीके से समझ में आए। ठीक है, हिंदी का अलग बनाइएगा, मैथ का अलग बनाइएगा, साइंस का अलग बनाइएगा। अगर हमारे द्वारा पढ़ते हैं जो भी सब्जेक्ट, हम जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं, अगर जो भी पढ़ते हैं तो हम तो यही कहेंगे अलग फाइल बनाइएगा अपने, ठीक है, गैलरी में, और अलग तरीके से हर सब्जेक्ट का रखिएगा। ठीक है, फिर पढ़ लीजिएगा, फिर दोबारा पढ़ लीजिएगा। उसके बाद जो फिर क्या क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन हो गया तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तैयार कर लीजिएगा। ममता आजीवन किस डर से भयभीत रही? ममता आजीवन इसी डर से भयभीत रही कि उसकी झोपड़ी मतलब कि उसकी झोपड़ी खोदे जाने के भय से भयभीत रही। ठीक है, लिख लेंगे ममता आजीवन अपनी झोपड़ी के खोदे जाने से भयभीत रही। ठीक है, ये हो गया तीसरा का आंसर। यानी सभी का आंसर हम लोग ने ममता चैप्टर से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले थे सभी हम सब क्वेश्चन कर चुके हैं। हम कहे थे ना कि चाहे 1 घंटा वीडियो बनाते वक्त लगे, चाहे 2 घंटा लगे, बट जो है आज ममता चैप्टर को ख़त्म करके ही मानेंगे। ठीक है, आपका ममता चैप्टर जो है बिल्कुल ख़त्म हो चुका, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपकी तैयारी इतना हो जाएगा। अगर जितना बताएं, अगर इतना तैयार कर लेंगे, अगर ममता चैप्टर से पूछेगा तो 100 में 100% यहीं से पूछेगा। इससे अलग कुछ भी पूछ लिया ना तो गारंटी के साथ कहते हैं कि MMK स्टडी चैनल पे एक बार मैसेज करिए, सर आपने गलत पढ़ाया था। ठीक है, 100 में 100% ममता चैप्टर से पूछेगा। इसके अंदर में ही क्या होगा,
पूछ लेगा, इससे बाहर कुछ नहीं पूछेगा, ठीक है। बट सिर्फ और सिर्फ आपको क्या है, मेरी बात मानिएगा, पाठ का सार पूरा ध्यान पूर्वक एक बार नहीं 5-6 बार पढ़िए, जितना बार आता है, ठीक है। क्योंकि जब पढ़े रहेंगे तो कहीं से भी गद्यांश या गद्यांश अगर आता है, कहीं से भी आता है, तो उसकी रेखांकित अंश की व्याख्या कर लेंगे आप, ठीक, बना कर लेंगे डायरेक्ट। और देखिए पता चल जाएगा, संदर्भ का 2 अंक मिल जाएगा, फिर ममता का इसका 2 अंक मिलता है। क्यों ज़्यादा रेखांकित अंश व्याख्या करने के लिए हम परेशान रहे 2 अंकों के लिए, इस पर ज़्यादा फोकस करिए। 2 अंक यहाँ पर, और तीसरा क्वेश्चन जो दिया रहता है 2 अंक यहाँ पर, यानी 2 4 अंक मिल रहा है। इसकी रेखांकित अंश की व्याख्या अगर कर लेंगे तो 2 अंक यानी 6 अंक मिल जाएंगे टोटल, ठीक है। बट ये 4 अंक छूटने नहीं चाहिए, किसी चैप्टर से पूछे, क्योंकि ये तो संदर्भ रहता है, जिस चैप्टर से पूछता है उस चैप्टर का नाम, ठीक है, उसका, और उसके जो यानी लेखक रहते हैं उनका नाम, ठीक है, और गद्य खंड से लिया रहता है गद्य खंड का नाम, ये लिखना है। और जो ये तीसरा क्वेश्चन देगा उसी में आपका आंसर रहेगा। सिर्फ और सिर्फ पूरे ध्यान पूर्वक क्वेश्चन को जब पढ़ेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, कोई भी दिया जाएगा, ठीक है। तो एक बार जब आपका क्या होगा कि अनसॉल्व को जब हम सॉल्व कराएंगे तो बहुत मज़ा आ जाएगा, ठीक। बट क्या है दिक्कत जो है ना, तैयारी अभी 2 ही चैप्टर तक हुई है, तो कैसे अनसॉल्व करा सकते हैं। ऐसे तैयारी जो है चैप्टर 3 का भी कर देंगे, 4 का भी कर देंगे। अगर सबका करता चले जाएं, सबका करता एक दिन में तो कर ही देंगे, एक चैप्टर का हिंदी का एक दिन में कर देंगे, फिर साइंस का भी एक दिन में ही कर देंगे, दिक्कत नहीं होगा। बट आप लोग क्या है, सपोर्ट बनाए रखें हमसे, ठीक है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और यहाँ तक वीडियो पर अगर देख लिए तो लाइक नहीं किए हैं तो एक लाइक ज़रूर मेरे को सपोर्ट करने के लिए करिएगा, ठीक है। तो अगले वीडियो में अगर हिंदी से अगर हम मिलेंगे तो चैप्टर 3 से मिलेंगे, भारतीय संस्कृति, जिसके जो है लेखक कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं, ठीक है। अगले अगर इस हिंदी के मिलेंगे, अगर मैथ से मिलेंगे तो आप तो सब जानते हैं 10.2 तक सॉल्व हो चुका है, उसके आगे जो है क्वेश्चन कुछ बचा हुआ है, उसको भी सॉल्व हम सब कर लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। और जो भी तैयारी होगी आपकी बेहतर होगी, सिर्फ और सिर्फ आप लोग सपोर्ट बनाए रखें हमारा। हम चाहते हैं जो भी बच्चा पढ़े 100 में 100% उसके ऊपर रहे। अगर वो नहीं पास होना चाहता तो नहीं हो पाएगा, ठीक है, नहीं पास होना चाहे नहीं। लेकिन MMK स्टडी चैनल पे आपको जो है शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, ठीक है। क्या नहीं मिलेगा, MMK, ठीक है, स्टडी क्लासेज, ठीक है, स्टडी क्लासेज पर, ठीक है, शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, ठीक है। शिकायत का मौका नहीं मिलेगा कि आपने या नहीं पढ़ाया सर, कुछ नहीं। आप जितना अगर पढ़ाए हुए जितना क्वेश्चन बता देंगे, तैयार कर लिए, तो 100 में 100% पूछे जाएंगे वहाँ से प्रश्न, आपके ऊपर रहेगा, ठीक है। बट हमारा काम क्या, अगर रेगुलर कोई इस वीडियो को देखता है, रेगुलर सिर्फ और सिर्फ वीडियो को देखता है, तो वो तो पास हो जाएगा, कोई नहीं, ज़्यादा नंबर नहीं तब भी वो पास हो जाएगा, बेहतर अंक से, कम 70% से तो पास होना। रेगुलर वीडियो को सिर्फ और सिर्फ देखना है, जो वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं उसको देखना है, और मैथ का जो चैप्टर वाइज पढ़ लिए तो पढ़ लिए, बेहतर है। अगर पढ़ ले रहे हैं तो बहुत बेहतर है, क्योंकि जो आगे पढ़ाएंगे 1 शॉट देंगे सभी चैप्टरों का, मैथ का 1 शॉट भी देंगे, और ये तो आपका हिंदी का 1 शॉट जा ही रहा है, ठीक है। पढ़ा कहाँ रहे हैं, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही दे रहे हैं, ठीक है। और पाठ का सार पढ़ा दे रहे हैं, इसलिए कि रेखांकित अंश की व्याख्या करने में कोई दिक्कत ना रहे, ठीक है। अब ज़्यादा बातें हो रही है गाइस, अब जो है अगली वीडियो में हम सब मिलेंगे। और व्हाट्सएप पर कुछ भी मैसेज नहीं कर देना, नहीं तो कोई जवाब नहीं मिल पाएगा आपको। बहुत ज़्यादा सब बच्चे मैसेज करते हैं, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, बट कुछ ज़्यादा मैसेज नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ लिख देना कि सर व्हाट्सएप चैनल का लिंक भेज दीजिए, आपको तुरंत मिल जाएगा। और ज़्यादा कुछ हाय हेलो गुड मॉर्निंग कुछ भी मैसेज करेंगे गाइस तो क्या होगा समझ पाते हैं, आपका जो है जो चाहिए आपको नहीं मिल पाएगा। सिर्फ और सिर्फ जिनको व्हाट्सएप चैनल का लिंक चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एक मैसेज करेगा, सर व्हाट्सएप चैनल का लिंक चाहिए, ठीक है। समझ गए आप सब ना। तो अगले वीडियो में हम सब मिलेंगे।